हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम देख रहे हैं आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में हमने जो पिछली वीडियो देखी वो देखी मैसूर राज्य से। ठीक है, जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वही देख रहे हैं हम, क्योंकि अब यूपीपीसीएस के लिए भी केवल यूपीपीसीएस का जो प्री है उसके लिए भी 1 महीना ही रह गया है। तो दोस्तों, हम महत्वपूर्ण जहाँ से पर्सन बनते हैं वही टॉपिक देख रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से पर्सन आते हैं क्योंकि जो अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष हुआ उसी के संघर्ष में कर्नाटक युद्ध हुए और 3 कर्नाटक युद्ध हुए। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो संधियाँ होती हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इन युद्धों के बीच में और भी युद्ध होते हैं, जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध में अड़ियार युद्ध आता है या सेंट थॉमे युद्ध आता है। ठीक है, ऐसे ही द्वितीय युद्ध में देखेंगे हम कि अम्बूर का युद्ध। ठीक है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में भी एक युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध। ठीक है, तो दोस्तों, कर्नाटक के युद्ध भी हो रहे हैं और उनके युद्धों के अंदर युद्ध भी हो रहे हैं। ठीक है, और उनकी डेट भी और उनका क्रम भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्रम मिलाने के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, संधियों के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संधि हुई है। जैसे कर्नाटक युद्ध हो गए, मराठा युद्ध हो गए, मैसूर युद्ध हो गए, सिख युद्ध हो गए, बर्मा नेपाल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरीके से अंग्रेज़ों के साथ जितने भी संघर्ष हुए, जितने भी युद्ध हुए, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंग्रेज़ फ्रांसीसी संघर्ष में हम देख रहे हैं कर्नाटक युद्ध। और कर्नाटक युद्ध में भी हम देखेंगे आज कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है उससे संबंधित हम टॉप 20 MCQ लाए हैं आज। ठीक है, और देखिए हमारा जो पिछला टॉपिक था मैसूर राज्य का, आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, इसमें हमने हैदर अली और टीपू सुल्तान भी देख लिया है और चारों युद्ध देख लिए हैं। अब हमारा एक टॉपिक, उस टॉपिक का एक वीडियो रह गया है, सभी पर्सन जितने भी महत्वपूर्ण बनते हैं उन सब की एक वीडियो। ठीक है, वो भी लगभग काफ़ी पर्सनों की होगी, लगभग 40-50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे बाहर शायद ही मुश्किल पर्सन आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि ये फिर इस तरीके से लंबी हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए अंग्रेज़ और फ्रांसीसी संघर्ष में क्या हुआ। देखिए दोस्तों, भारत पर अपना अधिकार या वर्चस्व अंग्रेज भी जमाना चाहते थे और फ्रांस भी। ठीक है, तो भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से आरंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि किसके कारण हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ठीक है, उस समय फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था। ठीक है, और मछलीपट्टनम, कराईकल, माहेश्वरत और चंद्रनगर में उनके उप कार्यालय थे। ठीक है, तो मैंने कार्यालय कहाँ था, पांडिचेरी में। ठीक है, और जो सब ऑफिस कहाँ थे, सब ऑफिस या उप कार्यालय मछलीपट्टनम, कराईकल, माहेश्वरत और चंद्रनगर में। ठीक है दोस्तों, अच्छा, दूसरी ओर अंग्रेज़ की मुख्य बस्तियाँ भी जैसे मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, कि फ्रांस के कहाँ पर थी बस्तियाँ, कार्यालय कहाँ पर थे और अंग्रेज़ों के कहाँ थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों की मुख्य बस्तियाँ मद्रास, मुंबई, कलकत्ते में थी। ठीक है, और इनके अनेक कार्यालय भी थे, यहाँ पर उप कार्यालय बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी का भारत में संघर्ष कर्नाटक से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक भी अब आ गया है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ये 1746 से 48 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। कर्नाटक उस समय हैदराबाद सूबे का अंग था। यही अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ था। ठीक है, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के व्यापारिक प्रतिबंधता या प्रतिद्वंदता का इस युद्ध का पहला कारण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे दोनों जो कंपनियां थी एक दूसरे के व्यापार को क्या करना चाहती थी, हानि पहुंचाकर अपने आप को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहती थी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति होगा, जब दो में संघर्ष होगा तो एक आदमी ये चाहेगा कि मेरा फ़ायदा हो, दूसरा चाहेगा मेरा फ़ायदा हो, तो आपस में लड़ाई भी होंगी या दूसरे के साथ मिलकर उसे हानि पहुंचाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही कंडीशन थी, तो दोनों में संघर्ष होना लाजमी था। ठीक है, और क्या हुआ कि 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रियन
उत्तराधिकार का युद्ध भी शुरू हो गया यूरोप में। ठीक है, तो युद्ध का प्रभाव भी अंग्रेजों में और फ्रांसीसी में भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस युद्ध का प्रभाव मतलब भारत में स्थित जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे यहाँ भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जो इस महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह लंबा हो जाएगा काफ़ी वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ था। ठीक है, शुरू कब हुआ, तो 1746 में। ठीक है, और डेट कब आती है, 1746 से 48। ठीक है, देखिए 46 में शुरू हुआ और इसमें 48 में अंत हुआ। ठीक है, एक संधि होती है सापले संधि। ठीक है, एक्स लाभ सापेल। ठीक है, इसके अलग अलग नाम मिलते हैं, तो आप ये ध्यान रखना, ला सापेल की संधि। ठीक है, तो 1748 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ था, किसके मध्य हुआ था, अभी हमने बताया भी आपको, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है, और कारण भी बता दिए, एक तो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता और दूसरा राष्ट्रीय उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कर्नाटक प्रथम युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है, तो दो मुख्य कारण थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, एक तो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता है, यहाँ पर द्वंद्वता। ठीक है, ऐसे द्वंद्वता। ठीक है, प्रतिद्वंद्विता, ये वाला प्रति ले लेंगे, प्रतिद्वंद्विता। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, इसके बाद दूसरा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों कारण थे। ठीक है, और सबसे मेन कारण क्या था, उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध कब शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कब शुरू हुआ था, तो 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में शुरू हुआ था। ठीक है, 1740 ईस्वी में कहाँ हुआ था, यूरोप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप भी है। ठीक है, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, 7, हम एशिया में हैं, भारत। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखिए जब यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो भारत में वे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ पड़े। ठीक है, तो इसी में एक दार्शनिक थे फ्रांस के फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्टेयर। ठीक है, तो वाल्टेयर ने इस संबंध में कथन कहा था ये कि अपने देश में छोड़े गए तोपों के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी। ठीक है, तो किसने कहा था, फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्टेयर ने। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टार है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध का समाचार भारत कब पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्योंकि युद्ध कहाँ हो रहा था, यूरोप में हो रहा था। ठीक है, तो और युद्ध कब हुआ, 1740 में, और समाचार कब पहुंचा, तो दोस्तों देखिए 1744 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का समाचार भारत पहुंचा। ठीक है, तो कब, 1744 ईस्वी में। ठीक है, तो कितने साल लग गए, 4 साल लग गए भारत में समाचार आने में कि उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। हम इस तरीके से पूछ सकते हैं कितने साल में भारत का में पता चला। ठीक है, इसलिए अंडरलाइन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी बस्ती के केंद्र पांडिचेरी का गवर्नर कौन था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है, कि फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ था, पांडिचेरी में। ठीक है,
तो फ्रांसीसी बस्ती के जो केंद्र पांडिचेरी का गवर्नर कौन था। ठीक है, तो सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पांडिचेरी का गवर्नर कौन था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से भी आ सकता है। तो पांडिचेरी का गवर्नर कौन है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है सीधा, बस इतने, पांडिचेरी का गवर्नर कौन था। ठीक है, अब पूछ लेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय। ठीक है, तो कौन थे, तो डुप्ले। ठीक है दोस्तों, और ये डुप्ले बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, ये बार बार आता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे अलग से भी। ठीक है, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे आप गूगल से भी, या हम यहाँ पर अपनी जो क्लास है उसमें एक टॉपिक इनकर लेकर आएंगे, एक वीडियो। ठीक है, इन पर डुप्ले पर भी। तो दोस्तों, फ्रांसीसी बस्ती के केंद्र पांडिचेरी का गवर्नर कौन था, तो ये था डुप्ले। ठीक है, एक पर्सन हमने इसमें बता दिया कि फ्रांसीसी बस्ती के केंद्र कौन था, तो पांडिचेरी था। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है, अंग्रेज बस्ती मद्रास का गवर्नर कौन था। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया था कि के अंग्रेज़ों की बस्तियां कहाँ थी, कार्यालय कहाँ थे। ठीक है, तो मद्रास, मुंबई, कलकत्ते में बताया था। ठीक है, तो इनका जो मद्रास का गवर्नर था वो कौन था, तो दोस्तों मद्रास का गवर्नर था निकोलस मोर्स। ठीक है दोस्तों, तो मद्रास की अंग्रेज़ी बस्ती का गवर्नर निकोलस मोर्स। ठीक है, अब देखिए क्यों मैंने यहाँ पर मद्रास का ही पूछा है, क्योंकि मद्रास के ऊपर ये लड़ाई थी। ठीक है, मद्रास पर आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, डुप्ले, और फिर जो संधि उसमें भी ये वापस करना पड़ा। ठीक है, एक्स-ला-शापेले की संधि के द्वारा ये फ्रांसीसियों ने अंग्रेज को वापस दिया मद्रास। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक प्रथम युद्ध के समय कर्नाटक का नवाब कौन था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्नाटक का कौन नवाब था। ठीक है, तो देखिए इसमें एक त्रिभुज बन चुका है यहाँ पर, आप इस तरीके से देखिए इसको। ठीक है, यहाँ पर कौन है, कर्नाटक का नवाब। ठीक है, और यहाँ पर पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले। ठीक है, और यहाँ पर मद्रास का गवर्नर मोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर, अब ये कौन है, नवाब। ठीक है, नवाब यहाँ पर डुप्ले, और यहाँ पर मोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक तिगड़ी बन गई है, ट्रायंगल बन गया है, त्रिभुज बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर कौन था, अब ये पूछा है। ठीक है, तो कर्नाटक प्रथम युद्ध के समय कर्नाटक का नवाब कौन था, तो दोस्तों कर्नाटक का जो नवाब था, ठीक है, उसका नाम था अनवरुद्दीन। ठीक है, अनवरुद्दीन। अब देखिए ये बात क्यों आई यहाँ पर इसकी। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ दोस्तों, जो डुप्ले था वो बहुत ही समझदार था, उसने पता था कि फ्रांस की जो जल शक्ति है वो बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी ओर अंग्रेज लड़ना चाह रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो डुप्ले चाह रहा था कि युद्ध ना हो। ठीक है, तो क्या चाह रहा था कि युद्ध ना हो, क्योंकि जब समाचार पहुंच गया था 1744 में, ठीक है, कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें जो फ्रांस की बस्ती के केंद्र थे पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले, ठीक है, वो जानता था कि फ्रांस की जल शक्ति निर्बल है। ठीक है, तो उसने क्या किया, गवर्नर जो अंग्रेज़ का गवर्नर था मोर्स के सम्मुख अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, और अंग्रेज और फ्रांसीसियों को भारत में तटस्थता की नीति का अनुकरण करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि भारत में नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, वो लड़ाई नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था हार हो जाएगी, क्योंकि उसकी जल शक्ति कमज़ोर थी। तो दोस्तों ये सूचना भेजी, लेकिन जो इंग्लैंड का कमांडर बर्नेट, ठीक है, बार्नेट की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा उसकी सहायता के लिए आ गया, किसकी, निकोलस मोर्स की। ठीक है, तो इसीलिए उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया डुप्ले को, मोर्स ने। ठीक है, इसी कारण डुप्ले ने क्या किया, मतलब वो वहाँ से निराश होकर, मोर्स से निराश होकर, तो वो कहाँ गया, तो वो गया फिर उस समय जो कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन के पास। ठीक है, और उससे निवेदन किया कि अपने राज्य में किसी भी प्रकार का युद्ध न होने दी। ठीक है, और फिर उसने भी विश्वास दिलाया। ठीक है,
और अनवरुद्दीन ने क्या कहा, अनवरुद्दीन ने आदेश पर अंग्रेज भी शांत हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी बात आती है कि कर्नाटक का नवाब कौन है। ठीक है, तो इसका भी पता होना चाहिए। मद्रास का गवर्नर कौन है, इसका पता होना चाहिए। पांडिचेरी का गवर्नर कौन है, इसका भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है के कर्नाटक, यह है पी पांडिचेरी और ये है मद्रास। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी बस्ती मॉरिशस का गवर्नर कौन था। ठीक है, तो देखिए एक बस्ती और थी मॉरिशस, एक अन्य फ्रांसीसी बस्ती थी, उसका गवर्नर ला बोर्डोनी था। ठीक है, तो ला बोर्डोनी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कमांडर बर्नेट का उत्तराधिकार कौन था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो कमांडर थे बर्नेट के उत्तराधिकारी थे पेटन। ठीक है, अब इसकी बात क्या है पेटन, क्योंकि जब इन्हें हमने बात की मॉरिशस की एक अन्य बस्ती थी, मॉरिशस एक अन्य बस्ती थी फ्रांस की, तो उसका गवर्नर था बोर्डोन। ठीक है, बोर्डोनी मतलब, तो डोपले ने उससे सहायता लेने के लिए एक पत्र लिखा। ठीक है, तो उसने जुलाई 1744 में, ध्यान देना यहाँ पर, जुलाई 1744 में अपनी सेना सहित भारत के कोरामंडल तट पर पहुंचा और उसने कमांडर बर्नेट के उत्तराधिकारी पेटन को क्या कर दिया, हरा दिया और लंका की ओर भगा दिया। ठीक है, हरा कर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये प्रश्न भी बन सकता है, मैंने लिया नहीं है फिर भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो पेटन को किसी ने हरा, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो कमांडर बर्नेट का उत्तराधिकारी था पेटन और इसको हराया था दोस्तों बोर्डो ने। ठीक है, कब, 1744 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ला बोर्डोनो ने कितने रुपए में अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक इतिहासकार हैं रॉबर्ट्स के अनुसार डुप्ले और ला बोर्डोनो अधिक समय तक पारस्परिक सहयोग से कार्य नहीं कर सके, तो डुप्ले मद्रास को अपने अधिकार में लेना चाहता था, जबकि ला बोर्डोने का विचार था कि मद्रास से फिरौती लेकर मतलब पैसे लेकर उसे पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया जाए। और अंत में ऐसा ही किया मतलब ला बोर्डोनो ने 4 लाख पाउंड की विशाल राशि को रिश्वत के रूप में स्वीकार करके मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया और स्वयं वहाँ से अपने आप वहाँ से चला गया। ठीक है दोस्तों, तो कितने में, 4 लाख पाउंड में। ठीक है, अब देखिए वो डुप्ले तो चाह रहा था ऐसा नहीं हो अपने अधिकार में रहे, तो उससे वो बहुत नाराज़ हो गया। ठीक है, तो उसने फिर क्या किया, स्वयं अपने आप आक्रमण किया और मद्रास को अपने अधिकार में लिया। ठीक है, और क्लाइव जैसे अंग्रेज़ों को बंदी भी बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना। और देखिए क्या हुआ था, डुप्ले और ला बोर्डोनो ने मद्रास पर आक्रमण किया था जब पहले सितंबर 1746 ईस्वी में। ठीक है, और अपने अधिकार में ले लिया था जब उसने पेटन को हराया था। ठीक है, तो ये भी आप बात ध्यान रखना। तो अब क्या कर दिया उसने, तो 4 लाख पाउंड लेकर चलेगा उन अंग्रेज़ों से हैं, लेकिन अब क्या करा, डुप्ले ने खुद ही आक्रमण किया मद्रास पर और अपने अधिकार में ले लिया। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अडियार का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों ये युद्ध के बीच में युद्ध आ रहा है, ठीक है, ये युद्ध में युद्ध। तो देखिए अडियार का जो युद्ध था अब वो क्यों हुआ, इसकी भी पृष्ठभूमि समझिए। तो दोस्तों देखिए कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था, आपको पता ही है। ठीक है, अनवरुद्दीन। ठीक है, तो अभी शांत था। ठीक है, उसका कारण यह था कि डुप्ले ने उसे आश्वासन दिया था कि मद्रास पर विजय प्राप्त करने के बाद उसे सौंप देगा। ठीक है, मतलब जब मद्रास पर जीत हो जाएगी डुप्ले की, क्योंकि उसने हेल्प की थी उसकी मद्रास जीतने में। ठीक है, तो उसने क्या किया कि आपको दे देंगे हम, क्या दे देंगे, मद्रास। ठीक है दोस्तों, तो उसने ऐसा किया नहीं। ठीक है, उसने मद्रास को दिया नहीं। तो जो अनवरुद्दीन के पुत्र थे महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया और मद्रास के निकट एक स्थान है अडियार जिसका नाम है सेंट थोमे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, सेंट थोमे, क्योंकि मैंने इसमें नहीं लिया है। ठीक है, सेंट थोमे, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सेंट थोमे। ठीक है, तो उसका ही नाम है अडियार का ये। तो सेंट थोमे स्थान पर युद्ध में फ्रांसीसियों ने अपनी थोड़ी सी सुरक्षित सेना की सहायता से नवाब की विशाल सेना को क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक है, और इस तरीके से फ्रांसीसियों की जीत हुई और डुप्ले की भी ख्याति हुई। और ये जो नवाब थे इनकी
मतलब निर्बलता का भी पता लगा। ठीक है दोस्तों, तो अडयार का युद्ध कब हुआ था? तो ये भी 1746 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अडयार का युद्ध या सेंट थोमे का युद्ध। ठीक है, ध्यान रखना दोनों ये नाम है इसके, किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों ये जो हुआ था ये अंग्रेज़ों और ये गलती हो गया, ये है डुप्ले और महफूज खां के बीच। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो डुप्ले और महफूज खां के बीच हुआ था। ठीक है, यदि ऐसे पूछे कि फ्रांस और कर्नाटक नवाब के बीच, ठीक है, इस तरीके से उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे, इसका कारण बताई दिया है क्यों हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अडयार का युद्ध में कौन विजय हुआ था? ठीक है, किसकी विजय हुई थी? तो फ्रांसीसियों की विजय हुई थी, मतलब डुप्ले की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये डै है, ठीक है, ये इस पर मात्रा, डुप्ले की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है, तो फ्रांसीसी जीते थे अडयार का युद्ध या सेंट थोमे। ठीक है, ध्यान रखना दोनों एक ही नाम है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ए ला सापेल की संधि कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए ला सापेल या एक्स ला सापेल हैं, तो इसके कई नाम अलग अलग किताबों में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सापेल से समझ जाना। ठीक है, एक्स ला पे सापेल या ए ला सापेल। ठीक है, तो इसकी संधि कब हुई थी? तो दोस्तों जब ये हुई थी 1748 ईस्वी में। ठीक है, 1748 ईस्वी में हुई थी, ये ध्यान रखना। युद्ध का अंत भी इसी से होता है, ए ला सापेल की संधि से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो गया? दोनों में संधि। अब किस किस के बीच हुई ये भी पता होना चाहिए, अंग्रेज और फ्रांस के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो 1748 ईस्वी में हुई थी और इस युद्ध की, इस संधि के बाद एकदम युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है ए ला सापेल की संधि किन के बीच हुई थी? ठीक है, तो देखिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ए ला सापेल की संधि के अनुसार मद्रास किसे प्राप्त हुआ? ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं कि मद्रास किसको प्राप्त हुआ, किस संधि के द्वारा। ठीक है, तो एक्स ला सापेल या ए ला सापेल संधि के द्वारा अंग्रेजों को भारत में मद्रास प्राप्त हुआ और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ये मद्रास किसको प्राप्त हुआ? अंग्रेज को। ठीक है, या अंग्रेजों को। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ए ला सापेल संधि के अनुसार लुइसबर्ग किसे प्राप्त हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो लुइसबर्ग ये फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ और ये लुइसबर्ग है कहाँ से? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कहाँ से है? उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका में। ठीक है, तो देखिए जब संधि हो गई ए ला सापेल की, तो उसमें अंग्रेजों को क्या मिला? मद्रास भारत में, और फ्रांसीसियों को क्या मिला? उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग। ठीक है, और कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कर्नाटक प्रथम युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ठीक है, तो ए ला सापेल संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे कर्नाटक प्रथम युद्ध के। इसके बाद कर्नाटक प्रथम के बाद हम देखेंगे द्वितीय, फिर तृतीय। ठीक है, और फिर इनके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, सभी को मिलाकर। ठीक है, और जैसे वांडीवास के युद्ध और अंबोर का युद्ध ये भी आते हैं बीच में, इनको भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न फंस जाते हैं बिल्कुल एक दो हर परीक्षा में। ठीक है, तो हम वही पढ़ रहे हैं क्योंकि यूपीपीसीएस की परीक्षा पास ही है और सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट के हिसाब से देखें हिस्ट्री में ही क्वेश्चन आती है। ठीक है, 25-30 क्वेश्चन आ जाते हैं और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान रखना और ध्यान से पढ़ना। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।